गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 के बच्चों के लिए जो कल पेपर देने जाएंगे उनका ये सेकंड पार्ट रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसके मैं 5 क्वेश्चन आपको कराऊंगा और 2 से 3 क्वेश्चन एमसीक्यू का इसमें ऐड ऑन कर दिया हूँ। तो कुल मिला के 5 तो टॉप क्वेश्चन है, 3 एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, तो 8-9 क्वेश्चन का ये एक साथ है। तो लास्ट में एमसीक्यू भी रहेगा या बीच में हो सकता है, लास्ट तक जरूर देखिए। एक वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और आपके नंबर को बूस्ट करने के लिए ये सीरीज चल रही है। यदि जो एडिशनल क्वेश्चन जेई के आते हैं आपके में, जेई मेंस के, वो एड ऑन है। अदरवाइज यदि आपका बस एकेडमी पढ़ना है तो आप इसको स्किप करके केवल एमसीक्यू देख के छोड़ सकते हैं। चलिए, तो इस जो ये सेकंड पार्ट है, इस चैप्टर में आपका अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट के बारे में डिस्कस किए, जो स्पेशल क्वेश्चन आपको है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन बोला है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एलसीआर सर्किट, सीरीज एलसीआर एंड रेजोनेटिंग एलसीआर सर्किट। तो यहाँ पे बोला है द सीरीज एलसीआर सर्किट इज derived by the 300 volt at a frequency of the 50 hertz contains a resistance of 3 kilo ohm and an inductor of the inductive inductance XL is equal to 250 pi ohm and the unknown capacitor unknown है। the value of the capacitance of the maximum average power supplied। अब ये देखिए, इस क्वेश्चन की ब्यूटी देखिए। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एक चीज ये देखिए, मैक्सिमम एवरेज सप्लाई क्या होना चाहिए। तो पहले कुछ चीजें समझ लेते हैं। एक मिनट, ये आपका ठीक है। यहां कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट देखिए। कॉन्सेप्ट क्या कहता है इसमें कि आपका यदि एवरेज पावर निकालना है, पी एवरेज, तो ये आपका होता है IRMS एंड VRMS और इनके दोनों के बीच का cos फाई, ये आपका एवरेज पावर होता है। ठीक है। अब देखिए हिडन डेटा में क्या दिया है जो आपको पिक करना है। क्वेश्चन में जो हिडन डेटा है वो ये कह रहा है मैक्सिमम। तो आप बताओ, ये जो IRMS और VRMS और cos फाई, इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू डिपेंडेंट है वो cos थीटा पे, और cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 होती है। इसका मतलब क्या है कि cos थीटा जो है वो 1 होगा। अब यहाँ पे आपको पता है कि LCR सर्किट में, फॉर LCR सर्किट आपका जो cos 5 होता है वो होता है आपका R/Z। यदि इसमें cos 5 1 हो गया तो यहाँ पे R इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z। और ये कंडीशन जो है वो आपका रेजोनेंस की है। ठीक है, रेजोनेंस की है। रेजोनेंस सर्किट की तरह ये बिहेव करेगा। रेजोनेंस सर्किट इज बिहेव लाइक अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। तो ये पूरी तरह से क्या है, रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा। और एक कंडीशन और है, ये रेजोनेंस में रजिस्टर का कंडीशन है। और इसमें क्या होता है, जैसे जो आप इंपीडेंस देखते हो, इंपीडेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका R² प्लस XL या XC माइनस XL, कुछ भी दिक्कत नहीं है, स्क्वायर, ये इंपीडेंस होता है। अब सोचो कि ये इसके इक्वल है तो ये वाला फैक्टर 0 होगा। तो ये कब होगा, दोनों के इक्वल, जब C और E की वैल्यू इक्वल होगी। तो आपका XC जो होगा वो XL के इक्वल होगा। और XC की वैल्यू जो होती है वो, XC की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/ωc, और जो XL की वैल्यू होती है वो होती है ωL। ठीक, इन दोनों वैल्यू को पुट कर दो यहाँ पे। देखिए, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 1/ωc और ये हो जाएगा ωL। तो C इक्वल टू हो जाएगा 1/, यदि C होगा उधर तो ये तो हो जाएगा ω² इंटू L। ठीक है। और ओमेगा की वैल्यू जो होती है वो होती है 2πf। अब एक चीज समझा दे, कुछ बच्चों को डाउट होता है तो डाउट इधर क्लियर कर लो। तो जो f होता है, यदि इसका जो यूनिट होता है हर्ट्ज होगा या क्या होगा, सेकेंड इनवर्स होगा, और ओमेगा का जो होगा वो रेडियन पर सेकेंड होगा। तो दोनों में डिफरेंस होगा। जिसका आंसर लिखिएगा उसका यूनिट जरूर लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या करिएगा, 2πf, f की वैल्यू कुछ दी हुई है, देखो 50 हर्ट्ज दी हुई है। ठीक है, और कुछ दिया हुआ है तो C इक्वल टू हो जाएगा आपका, यदि C की बात करें, इसी की बात करेंगे, देखिए ये क्या है, तो यहाँ C इक्वल टू हो जाएगा 1/2πf² इंटू में इंडक्टेंस कितना दिया हुआ है, इंडक्टेंस जो दिया है वो दिया है आपका 250 पाई। ठीक है। अब इसको सॉल्व करिएगा, आपके C की वैल्यू जो होगी
जो आएगी वो यहाँ पे लिखिएगा और आंसर कोशिश करिएगा माइक्रोफैरेड में कन्वर्ट करके लिखने का, ठीक है। तो इसका आंसर आप, कैलकुलेटिव पार्ट है, मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है, वीडियो को शॉर्ट में ही खत्म करना है, तो एक बार आप देख लो ये इसका मतलब क्या था, कैलकुलेशन आपका पार्ट है, कर लीजिएगा, आंसर होगा आपका, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ये 2 कहाँ गया, 1 2, चलिए कोई नहीं, इसमें देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि इन एसी सर्किट, ये देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन है, क्या है, एमसीक्यू है, ये आपका एमसीक्यू सीरीज है, एमसी मतलब सीरीज तो नहीं बोल सकते हो, इसका 2 ही 3 डाले हैं तो सीरीज वाला टॉपिक खत्म हो गया। तो ये आपका एमसीक्यू में पूछ रहा है कि एसी करंट जो है एक है I = I sin ओमेगा टी और I = cos ओमेगा टी, तो मतलब ये दो आपके फैक्टर आपस में ऐड हुए हैं, सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट है, और दोनों में साइन थीटा और कॉस थीटा के बीच में 90 का क्या होता है, फेज डिफरेंस होता है। यदि आप इसको सॉल्व करना है, इससे एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है, एक में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग आरएमएस वैल्यू लेके, मतलब लेके आई की वैल्यू लेके उसको इंटीग्रेट करना है 0 से पाई, तब आपका आएगा। तो इसका आंसर जो आपको याद करना है वो आपका हो जाएगा ये वैल्यू ऑफ बी, ठीक है। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आप कर दीजिएगा। इसका एक क्वेश्चन और भी आता है, वो ऐसे लिखा होता है, देखो इसका एक और एमसीक्यू आ सकता है, बस डिस्टर्ब करने के लिए, ये वाला ऐसे लिख देगा 1/√2 √I1 ऐसे रूट में I1² प्लस I2²। एक और इस तरह का क्वेश्चन आया था, दोनों ही सेम है, ठीक है, दोनों ही सेम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैच द कॉलम, इसमें ये अच्छा क्वेश्चन बनता है, 2 या 3 क्वेश्चन इसके हैं, वो दोनों 3 अलग अलग टाइप के, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। मैच द कॉलम में कह रहा है कि द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज इन अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। अब देखिए हम आपको कुछ कॉन्सेप्ट देते हैं इसके रिलेटेड, देखिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है। एक है सिविल, CIVIL। अब ये देखिएगा, इधर से 3 कैप्चर करिए, ऊपर से 3 कैप्चर करिए, ठीक। तो आपका चलना किधर से है, पहले C फॉर कैपेसिटर और L फॉर इंडक्टर, ठीक है, I फॉर करंट, V फॉर वोल्टेज। तो जो आपका कैपेसिटिव सर्किट होता है, पहले क्या आ रहा है, करंट आ रहा है, फिर वोल्टेज आ रहा है। तो करंट क्या करेगा, इसमें आपका करंट जो है I जो है वो लीड करेगा, किससे, वोल्टेज से, ठीक है, वोल्टेज से ही लीड करेगा। इसमें इंडक्टर में देखिए पहले वोल्टेज आ रहा है फिर करंट आ रहा है, तो इसमें जो वोल्टेज होगा करंट से लीड करेगा, किससे, करंट से। अब एक चीज देखिए, तो हम समझाते हैं थोड़ा इसको। देखिए इसमें कह रहे हैं ना कि करंट लीड करेगा, कभी कभी क्वेश्चन में क्या आता है, बोलता है वोल्टेज लैग करेगा, नो डाउट, यदि लीड किया तो अपने आप ये लैग करने लगेगा। इसमें वोल्टेज लीड बोला है तो हो सकता है कि बोल दे कि वोल्टेज लीड बोल दिया तो बोला करंट लैग करे, तो दोनों सेम है, ठीक है। आप जैसे होता है 100 नंबर का है कोई क्वेश्चन, तो आपने बोला है आप 100 में यदि 60 पा रहे तो बोलो मेरा 60 नंबर स्कोर है, या तो बोलो कि 40 नंबर कम पाए, बोथा से, तो वही चीज है। अब इसके बाद जो आपका रजिस्टिव सर्किट होता है, रजिस्टिव सर्किट, इसमें V और I सेम फेज में होते हैं। क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं, कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, सेम फेज में होते हैं। इसका जो फाई का वैल्यू होता है वो 0 होता है, फेज डिफरेंस 0 होता है, ठीक। ये है, इसे क्वेश्चन आपको बनेंगे। देखिए कह रहा है फेज डिफरेंस बिटवीन द प्योरली रजिस्टिव सर्किट, तो प्योरली रजिस्टिव में क्या है, फेज डिफरेंस 0, तो इसका B हो गया, किसका, A का B हो गया, तो A वाले का 2 हो गया। कह रहा फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज इन द प्योर इंडक्टिव AC सर्किट, तो क्या है, π/2 का डिफरेंस आता है, कितने से होता है भाई, ये π/2 से, ये भी क्या है π/2 से, 90 से। अब बताओ क्या बोला है, प्योरली इंडक्टिव, इंडक्टिव उधर है, तो यहाँ पे π/2 करेंट लीड वोल्टेज, करेंट लीड गलत हो गया, करेंट लैग वोल्टेज, करंट यहाँ लैग कर रहा है, बोले ना, समझा करो, करंट लैग करेगा, तो यहाँ पे करंट लैग करेगा किसमें, इंडक्टिव सर्किट में, तो ये आपका B वाला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, C द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज इन अ प्योरली इंडक्टिव सर्किट कैपेसिटिव। अब कैपेसिटिव π/2 का डिफरेंस होता है और इसमें करंट लीड करता है, तो करंट लीड कर रहा है किसमें, वोल्टेज से, करंट लीड्स वोल्टेज, करंट जो है π/2 से लीड करेगा, ये आपका थर्ड वाला हो जाएगा C, ठीक। अब बोला है द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड बोलिंग LCR सर्किट, सीरीज सर्किट, तो ये आपका होता है, ये जैसे आपका होता है tan थीटा, tan इनवर्स, जो भी डिफरेंस होगा XL माइनस या XC माइनस XL अपॉन में क्या होगा, R। यदि इंडक्टिव होगा तो इंडक्टिव वाला नेचर आएगा, कैपेसिटिव होगा तो कैपेसिटिव, तो ये आपका हो जाएगा D,
चलिए ये हो गया क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। एक बार देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बोला है इन एसी सर्किट द इंस्टेंटेनियस ईएमएफ current is given by E is equal to 10 sin 30t and I is equal to 20 sin 30t minus pi by 2. The one cycle of the AC, the average power consumed by the circuit and the wattless current are respectively. देखिए दो चीजें, कॉन्सेप्ट देखिए। जो कॉन्सेप्ट है आपका P एवरेज का, अभी थोड़ी देर पहले पता है, IRMS इंटू VRMS इंटू में कॉस्ट पाई। अब यहाँ पे ये वॉटलेस करंट क्या होता है? वॉटलेस करंट मैं क्लास में बताया हूं कि वॉटलेस करंट वो होता है, करंट का वो कंपोनेंट जो पावर को जनरेट करने में यूज नहीं होता है। तो आपका कॉस फैक्टर वहां आ रहा है, इसका मतलब साइन फैक्टर जो होगा वो पावर में नहीं आएगा। तो आपका जो आई हो जाएगा वो हो जाएगा आई का साइन, IRMS का साइन 5। ये दो चीज आपको है, करके दिखाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो बोला है, क्या बोला है? एवरेज पावर। तो P एवरेज जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? IRMS मतलब यहाँ पे ये जो होता है E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा T होता है, और यहाँ पे जो ERMS होता है, ERMS होता है E नॉट अपॉन में √2 होता है। ये P E नॉट क्या है? ये पीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा VRMS तो नॉट अपॉन √2, जो वैल्यू यहाँ पे 100 दिया हुआ है, इनटू में क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी ये I नॉट दिया हुआ है, तो I नॉट अपॉन 2, I नॉट अपॉन √2 और इनटू में कॉस कितना है? पाई बाई 4 का डिफरेंस है, तो पाई बाई 4। चलिए ये हो गया 100 अपॉन √2 और ये हो गया 20 अपॉन √2 और ये कॉस 5/2 5/4 सॉरी 5/4 मतलब कितना हो जाएगा? 45 30 ना, 180 में 4 से करिए 45, तो कॉस 45 हो जाता है 1/√2, ठीक है। अब ये देखिए ये मिलके 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये कटेगा कितना? 5 बार में, 50 बार में कट जाएगा और ये हो जाएगा 5 2 10 और ये 0 0 और अपॉन में √2, तो इसका आंसर हो जाएगा 100 इधर मान लो डिवाइड किए 2 से, तो आपका कितना हो जाएगा? 500 √2 वॉट, ठीक। इसका दूसरा पार्ट देखिए, दूसरा पार्ट देखिए। वॉटलेस करंट निकालेंगे, वॉटलेस करंट निकालेंगे तो हो जाएगा IRMS इंटू में साइन 5। IRMS क्या हो जाएगा? I नॉट 20 अपॉन √2 इंटू में साइन 45, तो क्या हो जाएगा? 20 अपॉन में √2 इंटू 1 अपॉन में √2 कट जाएगा तो हो जाएगा 10 एम्पियर। ये आंसर हो गया इन दोनों को, ये भी आंसर हो गया। कह रहा है मैच द कॉलम। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि केवल मैच द कॉलम आ सकता, हो सकता है इसमें से कोई एक डेटा पूछ सकता है, लेकिन मेरा काम है कि मैं 5 क्वेश्चन के थ्रू आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन दे पाऊं। देखो पहला बोला है ओमेगा L इक्वल टू ग्रेटर देन, तो इसका मतलब है पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो XL है वो ग्रेटर देन है XC, ठीक। तो इंडक्टिव नेचर हो गया, तो CI पीछे कराया था L, तो इंडक्टिव हो गया, तो इंडक्टिव में वोल्टेज, 1 मिनट, चलिए इसमें देखिए इंडक्टिव में क्या है? वोल्टेज लीड कर रहा है, करंट लैग कर रहा है। तो देखिए वोल्टेज लीड या बोलिए कि करंट लैग बिहाइंड द अप्लाइड EMF। तो इसका ये हो गया आपका, इसके आगे हम A लिख देते हैं, A, ठीक। दूसरा बोला है इक्वल है। देखो यहाँ पे दो चीज दिखेगा आपको, B और D बोथ आर सेम, XL इक्वल टू XC, इसका मतलब क्या है? XL इक्वल टू XC, और रेजोनेंस में भी होता है। तो जब आपका रेजोनेंस पूछे तो रेजोनेंस, अब ये दो ऑप्शन इसमें कंफ्यूजिंग है, तो आपको करना क्या है? जैसे ये जब बोला है ना XL XC, तो ये आपका फेज डिफरेंस फैक्टर पे वर्क करता है। जो लीड और लैग होता है वो कैपेसिटिव और इंडक्टिव नेचर के डिपेंड करता है, लीडिंग लैगिंग का मेन कॉन्सेप्ट इसमें होता है। तो आप इसका देखो लीडिंग लैगिंग, तो यहाँ पे एक्सल में क्या होता है? प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होता है और फेज दोनों का सेम होता है। तो पहले फेज सेम वाला कोई ऑप्शन है, पहले वो देखिए। तो यहाँ पे लिखा है पहला है करंट इन फेज ऑफ द EMF, तो इसको आप बी वाला ऑप्शन मारिएगा, ठीक, बी के साथ जाइएगा। फिर बोला है
लेसर है, मतलब यहाँ पे क्या है कि XC की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन है XL से, ठीक है। तो ये कैपेसिटिव है, कैपेसिटिव में क्या होता है दिख रहा है आपका, कैपेसिटिव में करंट लीड करता है, तो करंट लीड बाय द EMF, तो ये आपका हो जाएगा C, ठीक। अब ये लास्ट जो बोला है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है जब आपका सर्किट जो है वो मैक्सिमम करंट पावर देता है, तो मैक्सिमम करंट ऑकर होगा, क्योंकि देखिए रेजोनेंस जो होता है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे होता क्या है आपका Z इक्वल टू R हो जाता है, या बोल सकते हैं कि जो Z की वैल्यू होती है वो मिनिमम हो जाती है। पहला कॉन्सेप्ट कि Z की वैल्यू क्या होती है, मिनिमम हो जाती है। दूसरा क्या होता है, जब रजिस्टर मिनिमम होगा तो आपका करंट जो हो जाएगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। वैसे ही जब इसका ग्राफ पूछता है, ग्राफ का क्वेश्चन आ गया, तो आपका जो Z मीन होगा, जैसे मान लो ये Z का हो गया और ये आपका फ्रीक्वेंसी का हो गया, तो यहाँ पे एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होगी जहाँ पे इम्पीडेंस मिनिमम हो जाएगा, अदरवाइज हर जगह मैक्सिमम। तो यहाँ पे एक मिनिमम ग्राफ आएगा, मतलब पहले ज़्यादा होगा, फिर उसका क्या होगा, कम होगा, फिर ये बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ ग्राफ होगा, रफली बता रहा हूँ। और जैसे ही आई मैक्स के लिए बताओगे, तो आई मैक्स यहाँ पे आई की वैल्यू, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, तो क्या होगा, पहले करंट जब इम्पीडेंस सबसे मिनिमम जहाँ होगा तो यहाँ पे इसका करंट ऐसा हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, वो इम्पीडेंस का है और ये रेजिस्टेंस का है। तो यहाँ पे जो होता है वो Z मिनिमम हो जाता है, जिसकी वैल्यू R के बराबर होती है, और यहाँ आई मैक्स हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे रेजोनेंस में आपका ये हो जाएगा D ऑप्शन। आगे बढ़िए, ठीक। चलिए नेक्स्ट, ये बोला है इन अ सर्किट कंसिस्ट ऑफ द कैपेसिटेंस एंड द जनरेटर विद द अल्टरनेटिंग EMF EG is equal to EG not sin omega t, VC and IC is the voltage and current, करेक्ट फेजर डायग्राम। अब देखो यार सिंपल सा है क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिविल का रखो याद, CIVIL। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, कैपेसिटिव है, तो कैपेसिटिव को ऐसे सर्कल कर लो इधर से, चलो। तो यहाँ पे कैपेसिटिव में पहले क्या आ रहा है, करंट आया, तो करंट लीड करेगा और वोल्टेज क्या करेगा, लैग करेगा। तो वो बनाने का डायग्राम बनाने का तरीका सिखाता हूं, देखिए, ठीक है। अब एक मिनट, इसको आ जाओ इधर, इसको यहां लेके चलो। अब मान लो मैं पहले करंट लीड करेगा, क्या करेगा, आई लीड करेगा और V जो होगा वो लैग करेगा। तो हमें देख रहा है कि वोल्टेज का जो दिया है वो साइन ओमेगा, इनिशियल क्या है, ओमेगा टी है। तो पहले ओमेगा टी पे एक बना लो, ओमेगा टी बनाइए, ओमेगा टी पे कोई एक वोल्टेज बना लीजिए, EMF बना दीजिए। तो ये आपका क्या हो गया, ये जो एंगल हो गया वो क्या हो गया, ओमेगा टी हो गया, और ये आपका वोल्टेज जो हो गया ये VC का वोल्टेज हो गया, डिफरेंस लाइन। अब इससे 90 डिग्री पे एक और बना दीजिए, कलर चेंज कर देता हूं, इससे 90 डिग्री बनाइए और आप सीधे ड्रॉ करिए, ये इससे 90 डिग्री पे ये, और इसके बीच का एंगल जो हो वो 90 डिग्री हो, ये 90 हो, और ये जो आपका हो जाएगा यदि VC है तो ये हो जाएगा IC। यही आपका जनरल ग्राफ है, जनरल फेजर डायग्राम है किसका, ये आपका RC सर्किट का है, RC सर्किट। अब देखो कुछ बच्चे कहेंगे सर LC सर्किट का क्या होगा, मैं दे रहा हूं। LC में क्या हो जाएगा, केवल यहां पे हो जाएगा IL हो जाएगा और यहां क्या हो जाएगा, VL हो जाएगा, बस, और कोई चेंज नहीं होगा, ठीक। लेकिन कुछ बच्चे सर बुक में अलग ग्राफ दिया है, तो हम बताए थे बुक में क्या ग्राफ दिया होगा। यदि मान लो LC सर्किट है, LC सर्किट है, तो ऐसे ग्राफ बना लेना। क्या करिएगा, LC सर्किट में आप जैसे CV लिखते हो CIVIL, तो इसमें पहले क्या आता है, वोल्टेज लीड करता है, तो करंट को इधर मान लो। कुछ बच्चे इधर करंट मानते हैं ओमेगा टी का, फिर उसके बाद ऐसे लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी कर सकते हो आप, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये देख लीजिए वाला क्वेश्चन और आगे बढ़िए। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसका ऑप्शन सही होगा C वाला, ठीक, VC एंड IC करंट हो जाएगा। आगे बढ़िए, कह रहा है ये यही का क्वेश्चन है, 19 में आया हुआ है। अ सीरीज AC सर्किट कंटेन एन इंडक्टर of 220 millihenry and capacitor of 120 microfarad and resistor of 60 ohm is driven by the AC source of 224 volt and 50 hertz. The energy dissipated by the circuit in a देखो, अब देखो यहाँ पे क्या है, कुल मिला के
आपको ये रेजोनेंस का कंडीशन नहीं है, इज अ नॉर्मल केस ऑफ एलसीआर सर्किट। एलसीआर है ना, एलसीआर द सीरीज एसी सर्किट कंटेनिंग द इंडक्टर एंड कैपेसिटर एंड रजिस्टर। ठीक है, आपका ये एलसीआर सर्किट है, नॉर्मल है, नॉट रेजोनेंस। तो इसमें आपको क्या निकालिए, इंपीडेंस निकालिए, चुप मार के इंपीडेंस निकालिए। यहाँ पे हो जाएगा, मैं कैलकुलेशन अवॉइड करूंगा क्योंकि वीडियो लंबी नहीं करनी है, लेकिन आप करके ये देखिए एक्सी माइनस एक्सल होल स्क्वायर। देखिए यहाँ से आप क्या करिएगा, आपका एक्स दिया हुआ है, एक्स नहीं दिया, हम एक्स और एक्सल निकालने का तरीका आते हैं। जो एक्सल होता है वो होता है 2 पाई एफ, ठीक है, इंटू एल, या इसको लिखते हैं ओमेगा इंटू एल, यही तो लिखते हैं। तो यहाँ से निकाल लीजिए ये। फिर आपका एक्सी जो होता है वो होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, और एक्सी जो होगा वो जाएगा 1 अपॉन में 2 पाई एफ इंटू सी। तो यहाँ से ये निकालिए, यहाँ से ये निकालिए, ये आपका टास्क है, आप करिएगा, मैं आपको बस गाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ से जेड आ जाए। देखिए ये आपका जेड का हो गया, ये आपका 2 पाई इसका हो गया। अब यहाँ जो दिया है ये आपका, जब तक इक्वेशन आते इसको आप मानिएगा, इसको मानिएगा आप वी, ये आरएमएस वैल्यू मानिएगा इसको, ठीक है। जब तक आपका आई नॉट फाइन होगा, आई आरएमएस मानिएगा। तो आपको यदि करंट निकालना है आई आरएमएस, तो आई आरएमएस हो जाएगा वी आरएमएस अपॉन में जेड। तो आपको वी आरएमएस यहाँ 24 दिया हुआ है, और जो आप जेड निकालिएगा यहाँ से आप करंट निकालिएगा एम्पियर के फॉर्म में। और आपका पावर डिसिपेटेड जो होगा वो एनर्जी डिसिपेटेड जो एनर्जी होगा वो होता है आपका आई आरएमएस स्क्वायर, आरएमएस वैल्यू के साथ स्क्वायर इंटू आर नहीं होगा, जेड होगा, जेड इंटू टी। ये सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन आप करिएगा और आंसर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है फाइंड द पीक करंट एंड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। अब देखो पीक करंट यहाँ पे जो होता है ये V इक्वल टू होता है V नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक। अब हमें आई नॉट चाहिए, तो आई नॉट चाहिए तो पहले क्या करिए, एलसीआर सर्किट का नॉर्मल केस है। नॉर्मल केस का मतलब क्या है कि इससे जेड निकाल लिए, सिंपल बात, जेड निकाले। जेड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस में एक्सल एक्सी माइनस एक्सल होल स्क्वायर, यहाँ से जेड आ जाएगा। करना है तो करिए। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी यदि कंपेयर करेंगे तो 2 पाई एफ की वैल्यू जो दी हुई है, कितनी दी हुई है बेटा, 100 दी हुई है, 100। तो यहाँ पे एफ इजकल टू हो जाएगा 100 अपॉन में 2 पाई, या इसको सॉल्व करेंगे तो एफ इजकल टू 50 अपॉन में पाई, ये हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी आ गई। इस फ्रीक्वेंसी को रख के आप ओमेगा एल कैसे निकालिएगा, ओमेगा एल निकालिएगा 2 पाई एफ इंटू एल से। इंडक्टेंस दिया हुआ है, मिली में दिया है तो 10 की पावर -3 कर लीजिएगा। और उसके बाद एक्स से निकालिएगा 1 अपॉन 2 पाई एफ इंटू सी, यहाँ माइक्रो में दिया है तो यहाँ 10 की पावर -6 वाला कर लीजिएगा। तो यहाँ से दोनों निकाल के हम वैल्यू करके इम्पीडेंस निकालिएगा। और आपको पता है यदि आई नॉट चाहिए तो यहाँ पे वी नॉट अपॉन में जेड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक, डन। कैलकुलेशन सेम क्वेश्चन दोबारा करने का मतलब नहीं, कैलकुलेशन आप कर लोगे। फिर उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा बोला है पीक करंट एंड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। देखो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, यदि सर्किट रेजोनेंस में वर्क कर रहा है तो आपका फिर याद करिए एक्सल। देखो होता कैसे है, एक्सल इजकल टू एक्सी को जब सॉल्व करते हैं तो एफ इजकल टू आता है 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल इंटू सी। और एल और सी की वैल्यू दी हुई है, 2 पाई की वैल्यू 2 पाई के साथ कंबाइन करके आप एफ की वैल्यू निकालिए, ठीक है, हो जाएगा, डन। मैं केवल ऐसा कर रहा हूँ कि छोटे में क्वेश्चन में आपका जल्दी हो जाए क्योंकि टाइम बहुत कम है आपके पास। इसके बाद ये शायद लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, 2 बार आ चुका है, 21 में भी आया है और 26 में भी आया है, ये 21 में भी आया एक बार, ये आपका 21 में आ चुका है, 21 में भी आया है एक बार। देखो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि एलसीआर सर्किट रेजोनेंट सर्किट है, द क्वालिटी फैक्टर, तो Q इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू होता है एक्सएल इंटू आर, ठीक है। एक्सी का जो होता है 1 अपॉन एक्सी इंटू होगा, तो फैक्टर मेजर बाई द 100, तो ये अभी 100 है। इफ द इंडक्टेंस इज द इंक्रीज बाई 2 फोल्ड एंड रेजिस्टेंस इज डिक्रीज बाई 2 फोल्ड, मतलब ये कह रहा है कि जो एक्सएल है वो 2XL हो जाए और जो R है वो R/2 हो जाए। तो इसका मतलब Q क्या हो जाए, 4 इंटू XL अपॉन में R, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 100। तो यहाँ पे Q इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 100, मतलब 400 हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है।
अच्छा, ये आपका एक क्वालिटी फैक्टर होता क्या है? क्वालिटी फैक्टर जो होता है किसी भी रेजोनेंस सर्किट का, दिखाता है वो कितना शार्प है और कितना इजीली वो सेलेक्टिविटी उसकी कितनी अच्छी है। ठीक है, तो ये 4 होगा। मुझे लगता है दैट ये इनफ है क्वेश्चन। इससे क्वेश्चन आना होगा तो आ जाएगा, यदि लेबल करके आएगा तो अभी के लिए बहुत है। थैंक यू सो मच एंड बी मोटिवेटेड, बी कंटिन्यू। मैं अगला वीडियो जल्द ही डालूंगा नेक्स्ट चैप्टर के लिए। थैंक यू सो मच।